तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। जिस बहुप्रतीक्षित एग्जाम की आपको मतलब एक प्रकार से इतने लंबे टाइम से आपको इंतजार था, वो कल यूकेपीएससी ने फाइनली जारी कर दिया है और 137 पदों पे यहाँ पे आपका आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 संस्थाएं यानी सबसे ऊपर सचिवालय, दूसरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और तीसरा राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल, इन 3 जगहों पे आपके अलग अलग पदों की संख्या दी गई है। अगर आपने पदों का विवरण पढ़ा होगा तो आपने चेक कर लिया होगा, उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के इसने जो कुल पद रखे हैं वो 53 रखे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत 16 महिलाएं हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 1 पद, निःशक्त या दिव्यांगजन की 2 पद, इसके अलावा पूर्व सैनिक के 2 पद और उत्तराखंड अनाथ के 2 पद, ठीक है। इसके अलावा जो बचते हैं वो जनरल कैटेगरी के बचते हैं। अनारक्षित का जो है इसमें 39 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के 5 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5 पद, यानी योग इसका क्या है 53 टोटल मिला के, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन का आपने क्राइटेरिया देख लिया होगा। इसके अलावा एआरओ के जो पद हैं, मतलब समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग के कुल 8 पदों पे, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में 8 पद और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 8 पद, एआरओ सचिवालय में 60 पोस्ट, यानी बहुत बड़ा नंबर एआरओ सचिवालय का है। पिछली बार जब हम लोगों का बैच आया था सिर्फ उसमें 17-18 पद थे एआरओ के, उस टाइम आरओ के ज्यादा थे, लगभग 110 पदों पे, 110 या 114 पदों पे आरओ की भर्ती हुई थी। इस बार एआरओ ज्यादा है, मतलब ज्यादा का मतलब उसके कंपेयर में बहुत है पिछले बार के, ठीक है। और एआरओ के जो आपका जो दूसरे पद हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में 6 पद हैं, यानी कुल मिलाकर आपने 137 पदों के लिए लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई का मतलब 15 गुना पहला टारगेट है प्रीलिम्स एग्जाम का, ठीक है। इसके अलावा जो भी कंडीशंस वगैरह दी हैं आप लोग चेक कर लेना। पदनाम विभाग पदों की संख्या इसने अलग अलग दिया है और शैक्षिक अर्हताएं सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं। ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक है या अपने आप में बीए है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, शायद 29 सितंबर कब है, हाँ 29 सितंबर। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व आपका क्या होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो मतलब अभी जिसने एग्जाम दिए हैं उसके रिजल्ट तब भी आने चाहिए और एज आपकी 21 साल, न्यूनतम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 42 साल, और कब 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। बाकी छूट वगैरह जो दे रखी है वो मैंने नहीं देखा है, जिसका जो है ये आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग आप लोग चेक करना, ठीक। टाइपिंग वगैरह भी होती है इसमें, मेंस एग्जाम के बाद होगी, वो अभी नहीं होगी। टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं सोचना है, वो तो हम बाद में प्रीलिम्स के बाद चेक करेंगे। टाइपिंग का क्या करना है, कैसे करना है, कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 40 नंबर जो कैसे उसमें कवर करने, वो सब बात की बात है। अभी पहला टारगेट होना चाहिए 17 दिसंबर तक, यानी आपका सबसे मेन उद्देश्य, सबसे मेन इंटेंशन अभी जो होना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से 17 दिसंबर के प्रीलिम्स एग्जाम की ओर बढ़ना है, क्योंकि यही एग्जाम प्रीलिम्स जो है आपको बहुत से बच्चों को छटनी करा देगा। फिर 2-2,500 बच्चे बचोगे, उन 2-2,500 में 137 में आना आसान है इन कंपेयर टू कि आप लाखों बच्चों में पहले 2-2,500 में आओ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 17 दिसंबर की तिथि प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। इसके बाद आयु की गणना वगैरह आप सब लोग चेक कर लेंगे, अपने स्तर से इसको देख लीजिएगा। आयु की छूट क्या है, अनिवार्य वांछिक अर्हताएं क्या है, नॉर्मल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, वो सब आपने पढ़ लिया होगा, इसमें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह के मानक पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले का जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वो बता देता हूं, ठीक है। सेवायोजन कार्यालय में आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसने कहीं एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, अनिवार्य है लिखा है इसने, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि नहीं करते हैं, आप करा लेना, भले ही ले ना ले, लेकिन आपको सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व। जो राज्याधीन सेवाओं में है, यानी उत्तराखंड स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब है उत्तराखंड स्टेट में, अगर उन लोगों को इसमें अप्लाई करना है तो उनको सेवायोजन कार्यालय की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब एनओसी कैसे लोगे, चिट्ठी लिखोगे अपने विभागाध्यक्ष को या अपने अथॉरिटी को जो एनओसी प्रोवाइड करती है सेवा में, ये उसमें विषय लिखोगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक की इतने के क्रम में महोदय अवगत कराना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इन पदों पे विज्ञापन संख्या इतना दिनांक की इतने के क्रम में मतलब क्या मांगा गया है,
पदों की रिक्तियों हेतु आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा भी आवेदन करना है। अतः आपसे अपेक्षा है, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त परीक्षा में यानी उक्त लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। कुछ ऐसी एक डेफिनेशन, एक ऐसी एक ऐसी लैंग्वेज लिखोगे नॉर्मल, ठीक है। तो विभाग के लिए आपने फॉर्म भरने से पहले विभाग को एनओसी लेनी है। एनओसी प्रोवाइड, मैंने एनओसी के लिए एप्लीकेशन लगा दो। एनओसी भले ही बाद में मिलेगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन लगी होनी चाहिए। एक कॉपी उसकी रख लेना आप लोग अपने पास, विभाग में जहां भी दोगे वहां रिसीव वगैरह जो भी होता है आपकी प्रोसीजर आपके विभाग का होगा। इसके अलावा जो अदर स्टेट में काम करते हैं, हमारे स्टेट के जो लड़के हैं उत्तराखंड मूल निवासी लेकिन अदर स्टेट में जॉब करते हैं, उनके लिए इसमें पॉइंट लिखा है कि आप अपने विभाग से इस बात के एनओसी लोगे कि आपको उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय में नाम दर्ज कराना है। ऐसा साफ साफ लिखा है, ठीक है। और इसकी सूचना आप उक्त सेवायोजन कार्यालय जो आपका है, जैसे आपका देहरादून में सेवायोजन कार्यालय है, वहां आप दोगे सूचना कि मैंने अपने विभाग से, मैं यहाँ पे वर्तमान समय में इस जगह पे पोस्टेड हूँ। वहां के सेवायोजन अधिकारी को जो भी है वहां पे लिखोगे कि मैं इस जगह पे पोस्टेड हूँ और मुझे इस परीक्षा में मतलब आपकी सेवायोजन कार्यालय उत्तराखंड में इस जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस रजिस्ट्रेशन हेतु मैंने अपने विभाग से एनओसी ली है। एनओसी का प्रमाण लगा के वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ इस टाइप का इसमें देख लेना है, ठीक है। बाकी बच्चों इसमें क्योंकि जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो तो इतने बच्चे हैं, सब अलग अलग हैं, अब हर कैटेगरी के हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हम डायरेक्टली आते हैं बच्चों इसमें परिशिष्ट 2 पे, जहां पे इसने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रश्न संख्या 150 है, अधिकतम अंक 150, 2 घंटे में 150 नंबर का आपको पेपर मिलना है, ठीक है। कब? 17 दिसंबर को प्रीलिम्स में। जब आप इस प्री को क्वालिफाई करोगे, इस प्री को के कट ऑफ में आओगे, क्योंकि प्री कट ऑफ के मार्क्स जुड़ते नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, पिछली बार लोक सेवा आयोग ने जब ये भर्ती कराई तो प्री में 4 कट ऑफ बना दी थी, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को ना। पिछली बार लोक सेवा आयोग ने जब भर्ती कराई थी तो प्रीलिम्स में 4 कट ऑफ बना दी। 4 कट ऑफ, पहली कट ऑफ थी उत्तराखंड सचिवालय आरओ, दूसरी कट ऑफ थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आरओ, तीसरी कट ऑफ थी उत्तराखंड सहायक सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ कट ऑफ, चौथी कट ऑफ थी मतलब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एआरओ। 4 कट ऑफ बना दी। इस 4 कट ऑफ का क्या हुआ, जब मेंस एग्जाम आया, मेंस के एग्जाम के समय हुआ क्या, जो उत्तराखंड सचिवालय आरओ की कट ऑफ में नहीं था प्री में, मेंस में वो कितना नंबर ले आए वहां नहीं जा सकता था, सचिवालय नहीं मिल सकता था उसको, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को ना। पिछली बार ये हुआ है, लेकिन शायद इस बार ना करें, तो आप जरा सा इसमें संभल के चलना। आपको अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड सचिवालय में आरओ बनना चाहते हैं, क्योंकि पहली पोस्ट वही है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो वही लोगों को चाहते हैं ना, मैक्सिमम लोग उत्तराखंड सचिवालय में आरओ बनना चाहेंगे या चाहते हैं। खैर बेरोजगारी का दौर है, कहीं भी मिल जाए यार वो छोड़ो, लेकिन चॉइस के हिसाब से अगर देखा जाए, पिछली बार आरओ एआरओ की अलग अलग कट ऑफ प्री में बना दी। अब प्री में बनाने से क्या हुआ, जब मेंस का फॉर्म भरवाया गया तो मेंस में आप कितने नंबर ले आओ, अगर आप प्री में आरओ की कट ऑफ में नहीं है सचिवालय वाले में, तो आप सचिवालय में नहीं आ सकते थे, आप भले ही टॉपर क्यों ना हो जाओ इस एग्जाम की। तो ये पिछली बार हुआ था, कुछ बच्चों को इसका नुकसान भी हुआ था। अब आयोग की कोई नियमावली होती होगी, आयोग के नियम के तहत उसने किया होगा, जो भी था। अगर इस बार भी ऐसा करता है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करनी है, आपको बढ़िया स्कोर करना है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इस बार ऐसा होगा, शायद मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि पिछले बार शायद न्यायालय में भी ये मामला उठा था, न्यायालय में भी मामला गया था, लेकिन फाइनली जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो सब छोड़, वो बात की बात है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपकी एक ही कट ऑफ बनती है तो आप मेंस में फिर अच्छा स्कोर करोगे तो आपको जितना बढ़िया स्कोर होगा आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी, वो अभी नहीं पूछेगा। जब आप प्रीलिम्स निकालोगे, प्रीलिम्स निकालने के बाद ही आपका क्या होगा, मेंस में इसके लिए पूछा जाएगा। और मेंस के लिए पूछने का मतलब है आपको यहाँ बेटर स्कोर करना है, यानी प्रीलिम्स में बेटर स्कोर होना चाहिए। प्रीलिम्स के स्कोर के बाद ही आपका मेंस का इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो ये पद है, पदों की संख्या आपने देख ली है। अब आता है बच्चों सबसे पहले इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही महत्वपूर्ण है। और सिलेबस में मैं पहले के सिलेबस की बात नहीं करूंगा, बाद के सिलेबस की बात करूंगा, जो 50 नंबर का एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड में आपने एक चीज नोट किया, मैथ से नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं दिखी। सामान्य बुद्धि परीक्षण लिखा है, यानी इसमें रीजनिंग लिखी है 50 नंबर की। अब ये मैथमेटिक्स की पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये भी द्वंद्व आ गया, क्योंकि आज तक तो क्या था, हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि बेसिक मैथ से पूछेगा, लेकिन सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इसमें मैथ से नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। आपको दिखी क्या? आपको भी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है बच्चों। मैं आपसे सही कह रहा हूं, आप रीजनिंग को ज्यादा फोकस करना, मतलब आप जितना हो सके रीजनिंग कीजिए,
लेकिन मैथमेटिक्स को साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहिए। बेसिक चीज़ कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, रेलगाड़ी के क्वेश्चन कर लीजिए, धारा नाव वाले क्वेश्चन कर लीजिए, टंकी और नल वाले क्वेश्चन कर लीजिए, इतने महिला इतने पुरुष एक काम को इतने दिन में करते हैं, यानी वर्क एंड टाइम कर लीजिए, टाइम स्पीड और डिस्टेंस कर लीजिए। इसके अलावा तो हल्के फुल्के जो क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एज से रिगार्डिंग, ये वो कर लीजिए। लेकिन जहां तक इसके सिलेबस की बात दिख रही है, जैसा इसने सिलेबस लिखा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैथ्स आना मुश्किल है। मुझे लग रहा है, अब कल के दिन मैथ्स से प्री का पेपर हुआ, कई ऐसे बच्चे होंगे मेरी इस वॉइस को रिकॉर्ड करके वायरल कर देंगे, बोलेंगे सर ने कहा था मैथ्स नहीं आएगी। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूं कि इसके सिलेबस को मैं पढ़ रहा हूं, जब मैथ्स रीजनिंग वाला, इसमें मुझे मैथ्स की कम संभावनाएं दिख रही है। लेकिन इसने अगर गुगली मार दी, पता लगा आपने कहा कि मैथ्स से नहीं दिख रही है और मैथ्स ही पूछ दी, तो इसमें तो एक क्वेश्चन, एक पॉइंट लिखा है ना इसमें, जैसे इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित। सामान्य बुद्धिमत्ता ये भी तो हो सकती है कि एक बच्चे की आयु इतने वर्ष है, वो अपने पिता से इतने वर्ष छोटा है, जबकि इतने साल बाद इतने का होगा उसके पिता की आयु, ये भी बुद्धिमत्ता ही तो है। लेकिन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। या नॉर्मल एक परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई कार पहले 20% सस्ती थी, उसके बाद 20% महंगी होगी, तो उसके परचेजिंग में कितना वो होगा, कितने का डिफरेंस आएगा, कुछ कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा, या कितना लॉस होगा, ऐसे कुछ। ये भी तो सामान्य बुद्धिमत्ता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व होता है। ठीक है, मैथमेटिकल इसमें थिंग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग को अगर आप दोनों को एक तराजू पे तोलोगे तो ज्यादा फोकस रीजनिंग में करना, ठीक है। लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मैथ्स से मत पढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। मैथ्स के नॉर्मल चैप्टर फिर लिख लीजिए, औसत, प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, धारा, टंकी, नाव वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी टाइम एंड स्पीड वाले, जो टाइम डिस्टेंस स्पीड जो भी है वो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन। इसके अलावा आपके जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के बेसिक मैथमेटिक्स कर लीजिए, तो इतना आपको करना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है बच्चों की मैथ्स शायद कम आए। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है कि 50 के 50 मैथ्स से पूछते, बट सिलेबस देखने के बाद, इस सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लग पा रहा है कि मैथ्स शायद कम आएगी, शायद। ठीक है, तो बाकी तो फिर बच्चों ये एग्जाम वाला ही जाने। अब देखना, इसने प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं खोले हैं, मार्क्स मतलब इससे इतने नंबर का आएगा, ये मेंस में खोलेगा शायद। ठीक है, मेंस का सिलेबस भी दिया है क्या इसने? मेंस का दिया होगा, मुख्य परीक्षा। हाँ, इन लोगों ने सिलेबस में नहीं खोला बच्चों। सिलेबस में इसने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इसने टॉपिक नहीं खोले हैं। इससे थोड़ा मैं निराश हुआ, मतलब मुझे भी निराशा लगी, क्योंकि मुझे लगा था जैसे और एग्जाम में इस सिलेबस के टॉपिक खोलते थे ना, इससे इतने नंबर, इससे इतने नंबर, इससे इतने नंबर, वो चीज़ नहीं की है। तो वो थोड़ा सा निराशाजनक मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि किस पोर्सन को कितना टाइम देंगे, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब देखना है इसका जो प्रीलिम्स का पेपर है बच्चों, इसमें जैसे पहला पोर्सन है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, यानी आपको जनरल साइंस और कंप्यूटर पढ़नी है। अब जनरल साइंस के लिए बेसिकली देखो, जितना इसने सिलेबस में लिखा है इतना आता नहीं है, ये इनके कॉमन सिलेबस है। आप लेक्चरर का प्री देखो, आप पीसीएस का प्री देखो, आप लोअर पीसीएस का प्री देखो, आप आरओ का प्री देखो, आप कोई भी एग्जाम दो, ये फिक्स है, ये वहां से उठा के वहां रख दिया होगा, वो हमेशा रहता है। आयोग का प्रीलिम्स का पहला टॉपिक यही रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें नॉर्मल कंप्यूटर की कोई किताब, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव ले आओ, या कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज कर लो, या प्रीवियस ईयर कंप्यूटर कर लो, वो आपको देखनी है। जनरल साइंस के लिए बच्चों, जैसे कई बच्चे कहते हैं घटना चक्र ले लेते हैं, कुछ कहते हैं घटना चक्र बहुत हैवी है, लेकिन मोटी किताब है, अब आप कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे इतने समय में, मैं नहीं जानता इस चीज़ को। लेकिन जनरल साइंस के लिए, जैसे एक ल्यूसेंट की जनरल साइंस, साथ ही साथ अगर आप पढ़ सकते हो तो घटना चक्र की साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पोर्शन को मिला के ये पूछेगा 12-13 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 7-8 नंबर उसमें कंप्यूटर के होंगे, 5-6 नंबर उसमें, सॉरी 7-8 नंबर साइंस होगा, 5-6 नंबर कंप्यूटर होगा। ठीक है, दूसरा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, टॉपिक नहीं खोले, खुला ही नहीं है टॉपिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विशेषकर स्थापत्य कला पढ़नी है, यानी जो आर्किटेक्चर वाला होता है, मंदिर निर्माण कला शैली हो गया, मस्जिद निर्माण हो गए, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे मुगल काल में जो चित्रकला शैली थी, मुगल काल में संगीत था, प्राचीन भारत में संगीत कला, ये सब चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा फोकस करना मध्यकालीन और प्राचीन भारत में। इसके अलावा बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इसको फोकस करना। बाकी जो हिंदू साम्राज्य थे, जो साउथ इंडिया में थे, जैसे चोल है, चालुक्य है, या इसके अलावा पांड्य है, राष्ट्रकूट है, इनके बारे में थोड़ा सा देख जाना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी। 1857 का आंदोलन हो गया, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या इसके बाद जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हो गए, ये सब चीज़ें। कहने का मतलब हिस्ट्री आपको
दृष्टि आई इसकी जनरल क्विक जीएस बुक से जितनी जल्दी हो सके वो पढ़ लेना। जिसके पास कम समय है वो घट्टा चक्र पढ़ लेना, ठीक है। अब समय समय की बात है, क्योंकि दृष्टि आई क्विक बुक आज से 2.5-3 महीने पहले से मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना आरओ के लिए, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी तो वो आपका हेडेक है, मैं तो कह रहा था कि पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटी आपको पढ़नी दृष्टि आई इसकी ही क्विक बुक से, ठीक है। उसमें अच्छा खासा मैटर दिया हुआ है, उसको आपको मेंस को टारगेट लेके चलना है और अर्थव्यवस्था भी इसमें ठीक ठाक दी है, ठीक है। भारत का भूगोल एवं जननांकी यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं दी है। करंट अफेयर दिया है, करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। उत्तराखंड उसके बाद सीधे आता है, यानी उत्तराखंड का इतिहास ये वो ऐसा वैसा, तो लगभग 30 से 35 नंबर के आसपास उत्तराखंड आएगी लगभग, ठीक है। 30 से 35 उत्तराखंड आएगी, लगभग 70 मार्क्स के आसपास आपका अदर पोर्शन आएगा। तो इसमें मैं अब क्योंकि टॉपिक तो दिया नहीं है कि ये आएगा वो आएगा ऐसा आएगा वैसा आएगा, कल से क्योंकि मैं क्लासेस लेके आ जाऊंगा और वो जो क्लासेस होंगे फिलहाल के लिए 17 दिसंबर को टारगेट करके होगा, ठीक है। मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, मैं आपको कहूंगा कि आप भाई घर में ये चीजें देख लेना, आप मुझसे मत कहना, क्योंकि पढ़ना आपको ही ओवरऑल। मैं आपको आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट की क्लास दूंगा तो उसका ये मतलब मत समझना कि सारे सर के नोट्स से आ जाएगा या सर जो पढ़ा रहे वही पेपर में आएगा। बेसिक चीजें तो आपको आएंगी ना, बेसिक चीजें मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बच्चों समय नहीं है इतना, ठीक है। इसके अलावा आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति वाला जो पोर्शन है, ये जो बेसिकली आपका आरओ का सिलेबस था। मेंस को आप अभी फोकस मत करना। अब देखिए कॉपी में लिख लीजिए, इस तिथि को नोट कर लीजिए और इतने पदों को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपको इतने पदों के लिए लड़ना है फिलहाल, ठीक। जितना भी आएगा, कितना आएगा 1370 का आधा करो, 6 बार 7 दूर 14, 13 और 7 कितना होता है 20 21, लगभग 2000 पद मान के चलो, ठीक है। 2000 पद के आसपास लगभग इसमें निकले हुए आप मेंस के लिए निकलोगे। 17 दिसंबर को अगर इतने बच्चे जो बेटर होंगे, सबसे टॉप के होंगे, ये निकलेंगे मेंस के लिए। और मेंस के एग्जाम के लिए आपको कम से कम 6 माह का समय मिलेगा, क्योंकि 2 महीने तो उसको रिजल्ट आने में लगेंगे, किसके, इसके लगभग 2 मंथ, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइम है 3-4 महीने आपको मिलेगा, तो 6 महीने यानी कहीं ना कहीं मई जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास इसका मेंस होगा। उसके बाद मेंस में आप कब से लग जाओगे मेंस के एग्जाम के लिए, 18 दिसंबर से। अब देखो 18 दिसंबर से वही बच्चे लग पाएंगे जिसका स्कोर लगभग 95 प्लस होगा लगभग। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर का स्तर आपका टफ है तो ये 85 भी हो सकता है, पेपर का स्तर अगर इजी है तो 105 भी हो सकता है। जैसा कि क्योंकि सर्वविदित है आयोग के भी जो पेपर होते हैं कट ऑफ उसमें लगभग इतनी जानती है। अब जैसे पिछले लोअर पीसीएस में 12 नंबर कॉमन थे तो 105-7 चलेगी। आज के समय में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है तो इतना आपको टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। 100 प्लस बच्चे, फिर बाकी तो वो उसी दिन पता चलेगा ना जैसा पेपर आया होगा। 100 प्लस वाले बच्चों को हम 18 दिसंबर से आगे को मैं पूरा गाइड करूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद जो छूट जाएंगे बच्चों 100 से कम वाले, वो तैयारी करना, लेकिन वो दुविधा में रहेंगे फिर, यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें कब पता चलेंगी, पेपर के बाद। पेपर का स्तर तो पता चलना चाहिए ना कि पेपर का लेवल क्या है। तो आपको जुटना है बच्चों, जुट जाइए, लग जाइए। एक ड्रीम जॉब आपके सामने है, जिस चीज के लिए आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो आपके दर पे है, आपके द्वार पे है। अब डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे आगे लेके चलते हो। कल से हम क्लासेस देखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझ जाना, एक बार नोटिफिकेशन को सही से पढ़ लेना, फॉर्म ढंग से भर लेना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।